इस वीडियो में आज हम कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि कंपनी होती क्या है। कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी। ठीक है, एसोसिएशन होती है लोगों की, पर्सन्स की, जो कि मनी कंट्रीब्यूट करते हैं। और क्यों मनी कंट्रीब्यूट करते हैं? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। देखिए इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या है? द कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है कि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं होती है हमारी तरह। ठीक है, हम सांस ले सकते हैं, हमारे अंदर सोल होती है, लेकिन कंपनी ना तो सांस ले सकती ना उसके अंदर सोल होती, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन सिर्फ लॉ की आइज़ में वो एक पर्सन है, लेकिन एक्चुअल में वो एक पर्सन नहीं है। ठीक है, नेचुरल बर्थ उसका नहीं हुआ, सिर्फ लॉ उसको एक पर्सन मानता है। आगे है विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, है ना, क्रिएट भी लॉ उसको करता है। उसके बाद लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही उसको चलाया जाता है, और उसके बाद टर्मिनेट भी वो लॉ के द्वारा ही की जाती है कंपनी। आगे है हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है बच्चे कि जो कंपनी है और कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर्स की और कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो अलग अलग होती है। ठीक है, वो सेम नहीं होती। इसको आगे ना हम एक केस स्टडी आएगी सोलोमन वर्सेस सोलोमन, उससे भी समझेंगे। आगे विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं एक कंपनी के, वही तो शेयर होल्डर्स होते हैं ना। तो अब क्या करते हैं लोग, कभी शेयर खरीद लिए, कभी शेयर बेच दिए। तो शेयर होल्डर की किसी की डेथ हो गई तो वो जो शेयर्स होते हैं किसी और को ट्रांसफ़र हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो क्या शेयर होल्डर के किसी नए शेयर होल्डर के आने से या पुराने के जाने से क्या कंपनी को कुछ फ़र्क पड़ता है? तो कंपनी तो एज इट इज़ चलती रहती है ना। तो इसको ही क्या बोलते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। आगे मतलब है कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है? जैसे जो नेचुरल पर्सन्स हैं, हम हैं, आप हैं, हम तो साइन कर लेते हैं। तो जो कंपनी है, क्या कंपनी साइन कर सकती है? नहीं कर सकती ना। तो जो कंपनी है, कंपनी की एक कॉमन सील मतलब स्टैम्प होती है ना। आपने देखा होगा अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में देखा होगा, आपकी स्कूल की एक अलग से स्टैम्प होती थी, आपके कॉलेज की एक अलग से स्टैम्प होती थी। ठीक है, तो कंपनी के बिहाफ पे एक स्टैंप लगाई जाती है। जैसे हम सिग्नेचर करते हैं, ऐसे ही जो कंपनी है वो उसकी स्टैंप लगती है, उसे बोलते हैं कॉमन सील। तो द कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। समझ आया आपको मीनिंग? आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। देखिए फीचर्स आ जाएं, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं, नेचर आ जाए कंपनी का, तो यही पॉइंट्स आपने वहाँ पे मेंशन करने हैं। फर्स्ट क्या आता है? फर्स्ट होता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड। जो कंपनी होती है उसको क्या कराना पड़ता है? रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, तभी तो लॉ की आइज़ में उसको एस्टेब्लिश माना जाएगा। अगर उसको रजिस्टर नहीं कराएंगे ना तो फिर वो उसकी एग्जिस्टेंस मानी ही नहीं जाएगी। तो अ कंपनी इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड कैन एग्जिस्ट टिल सच टाइम एज इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो लॉ के द्वारा ही इसे बनाया जाता है, और तभी तक वो एग्जिस्ट करेगी जब तक लॉ उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी की एग्जिस्टेंस को नहीं माना जाएगा। सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सन। हमने मीनिंग में भी बात की थी कि जो कंपनी होती है क्या वो नेचुरल पर्सन होती है हम और आप जैसे? नहीं होती। वो क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। सिर्फ लॉ उसको क्या मानता है? पर्सन मानता है। लॉ ही उसको क्रिएट भी करता है, टर्मिनेट भी करता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट्स बर्थ इज़ नॉट इन नेचुरल बर्थ। इट इज़ इनविजिबल, इनटेंजिबल एंड इमोर्टल आर्टिफिशियल पर्सन। समझ आई है ना आपको ये लाइन? आर्टिफिशियल पर्सन क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनकी आइडेंटिटी अलग है
और जो कंपनी है उसकी आइडेंटिटी अपनी एक अलग है, ठीक है। दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं एक कंपनी के, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। कंपनी जो है चलती रहती है, कंपनी के काम के ऊपर किसी शेयर होल्डर के आने या जाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। उसके बाद है कॉमन सील। हमने बात की थी कॉमन सील क्या होती है, कंपनी की स्टैंप होती है। हर एक कंपनी की एक अलग से स्टैंप होती है जो कि उस कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। कहीं पे भी जो कंपनी है उसको अगर देखिए सिग्नेचर तो वो कर नहीं सकती, लेकिन कंपनी के नाम पे एक अलग से जो बैंक अकाउंट है वो भी खोला जा सकता है, ठीक है। कंपनी के नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो भी खरीदी जा सकती है। तो अब फिर साइन कौन करेगा, साइन तो नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी की स्टैंप तो है ना, स्टैंप तो लगा सकते हैं। तो इसीलिए जैसे एक नॉर्मल पर्सन को साइन की जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे जो कंपनी है वो अपनी कॉमन सील की जो कॉमन सील है उसका यूज़ वो करती है। उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स को कितना पे करना होता है कंपनी को, जितने वो शेयर्स परचेज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक शेयर हमारे पास 1000 रुपये का है, ठीक है, किसी शेयर होल्डर ने 10 शेयर खरीदे हैं, तो जो कंपनी है मैक्सिमम उस शेयर होल्डर से कितना जो है पैसा मंगवा सकती है, 1000 इंटू 10, तो सिर्फ 10,000 जो है, तो वो शेयर होल्डर सिर्फ 10,000 देने के लिए लायबल है, उससे ज़्यादा देने के लिए वो लायबल नहीं है, ठीक है। यही होता है कि जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है यहाँ पे लिमिटेड है, उससे ज़्यादा जो कंपनी है उससे मंगवा नहीं सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स। नंबर ऑफ़ मेंबर्स अलग अलग होते हैं, एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है। इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी पे आएगी कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है, यानी कि जो कंपनी के टाइप्स होते हैं ना बहुत सारे, ये तो 2 ही टाइप हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कंपनीज़ के, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ मेंबर्स अलग अलग होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है और मैक्सिमम 200 मेंबर्स, ठीक है। और जो प्राइवेट कंपनी अगर हमने पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, ठीक है, 7 कम से कम मेंबर्स होने चाहिए इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। उसके बाद और जो मैक्सिमम है वो कितने भी हो सकते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है, कितने मर्जी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। जैसे आपने बड़ी बड़ी कंपनीज देखी होंगी, क्या पता ना जाने कितने शेयर होल्डर्स उनके होते हैं, और वो शेयर होल्डर आसपास के भी होते हैं, अपने अलग स्टेट्स के भी होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो फॉरेनर्स भी होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, शेयर्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत दूर दूर के शेयर होल्डर्स होते हैं और बहुत नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स होते हैं। तभी तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, किसके लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए। क्योंकि इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, इतने दूर दूर से वो आते हैं, वो खुद तो नहीं मैनेज कर सकते उसको, और वरना अगर इतने सारे शेयर होल्डर्स मैनेज करने लग जाएंगे तो फिर तो बहुत सारा झंझट हो जाएगा ना, लड़ाई झगड़े मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि एक्सपर्टाइज्ड भी होते हैं, ठीक है, वो उन्हें अच्छे से पता होता है कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, कैसे काम को करना है। तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने बिहाफ पे क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी को मैनेज करते हैं, ठीक है। आगे है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। ये भी देखिए हो ही गया कि शेयर होल्डर्स अपने आप तो नहीं जो है वो कंपनी को मैनेज कर सकते, तो वो क्या करते हैं, अपने बिहाव पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे ही वो डायरेक्टर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ एक्शन।
लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि जो एक कंपनी है, ठीक है, लॉ ने उस कंपनी को मान्यता दी है, एग्जिस्टेंस दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी कुछ भी कर सकती है या उस कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आपको पता है कि जो कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस होता है ना, पब्लिक कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, जिसमें प्रोस्पेक्टस होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनते हैं, आगे पूरे चैप्टर्स हैं इनके ऊपर, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी चीज़ें क्या होती हैं। तो उनमें एक्शंस लिखे होते हैं कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या उनके एक्शंस हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं लिमिट्स के अंदर रहते हुए उनको काम करना पड़ता है डायरेक्टर्स को, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, यही लिमिटेशंस होती हैं एक्शन की। आगे है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो देखिए शेयर्स आपने देखा होगा, एक बारी तो जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को देती है पब्लिक को, है ना, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में वो जो शेयर्स हैं वो बाय एंड सेलिंग उनकी चलती रहती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कभी जो बहुत अच्छी कंपनीज़ होती हैं उनके तो शेयर्स की डिमांड हमेशा ही रहती है सेकेंडरी मार्केट में, उनको कभी भी आप बेच दीजिए और बल्कि ख़रीदने में कई बार मुश्किल होती है, कई बार मिलते नहीं शेयर्स बहुत बड़ी अच्छी कंपनीज़ के, लेकिन सेल आप कभी भी कर सकते हो उनको, काफ़ी महंगी उसमें सेल होती है उनके प्राइस में, तो ट्रांसफ़र आप कर सकते हो अपने शेयर्स को। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। देखिए जो कंपनी है वो एक्ट के द्वारा ही बोर्न होती है, एक्ट के लॉ के द्वारा ही वो एग्जिस्टेंस में आती है और लॉ के द्वारा ही जो कंपनी है वो टर्मिनेट भी हो जाती है। तो टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे होता है, वो भी बाय लॉ होता है एक कंपनी का। नेक्स्ट है कंपनी इज़ नॉट अ सिटीज़न। देखिए कंपनी जो है वो एक सिटीज़न नहीं है, और सिटीज़न नहीं है इसीलिए जो कंपनी है उसको फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दिए जाते जो कि जनरली एक सिटीज़न को मिलते हैं, ठीक है। यही इसकी फीचर्स थी, और चाहे फीचर्स आ जाएं, चाहे नेचर आ जाए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी वर्ड से आपसे पूछ लें, आपने वो फीचर्स वाले जो पॉइंट हैं वो ही मेंशन करने। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एडवांटेजेस क्या होती हैं कंपनीज़ की, है ना। देखिए हमने पहले करा सोल प्रोप्राइटर भी होता है, उसके बाद फिर पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई, उसके बाद जो है कंपनीज़ आई, ठीक है। तो पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर की कुछ कमियों को ध्यान में रखते हुए जो कंपनी का एक नया कॉन्सेप्ट आया। तो क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं कंपनीज़ की। सबसे पहले तो एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल। आपने देखा होगा सोल ट्रेडर के केस में या पार्टनरशिप के केस में लिमिटेड सी कैपिटल होती है, ठीक है, लेकिन कंपनी के केस में क्या है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो होते हैं और वो मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, जितनी उनके पास होती है अपनी सहूलियत के हिसाब से वो शेयर्स खरीदते हैं और फिर वो मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं। और तो इसलिए क्या होता है, जो कैपिटल है वो एक अच्छी खासी कैपिटल हो जाती है कंपनी के पास, ताकि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, ये हम फीचर्स में भी कर चुके हैं इस पॉइंट को, कि जो शेयर होल्डर होता है ना वो सिर्फ उतना ही पैसा देने के लिए लायबल होता है जितने उसने शेयर्स खरीदे होते हैं। यानी कि जो शेयर की फेस वैल्यू होगी ना, उससे ज़्यादा कंपनी शेयर होल्डर से पैसा नहीं मंगवा सकती, ठीक है। उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन। ये भी अच्छी बात है कि शेयर होल्डर्स की मान लीजिए डेथ हो गई, या शेयर होल्डर ने शेयर्स बेच दिए, या कब कोई ख़रीद रहा है, या फिर डायरेक्टर्स कोई नया आया पुराना चला गया, ठीक है, किसी की डेथ हो गई, तो उस चीज़ से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी एज इट इज़ चलती रहती है। तो मतलब कि क्या एडवांटेजेस में कैसे आएगा कि कंपनी की जो वर्किंग है ना उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का, ठीक है। तो कंपनी की जो वर्किंग है वो अच्छे से चलती रहती है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए सेकेंडरी मार्केट में अब आप पैसा कहाँ लगाते हो, पैसा वहीं लगाते हो जहाँ आपको प्रॉफिट भी हो, और जब आपको वो पैसा अपना वापस चाहिए तभी आप उसको वापस ले सकते हो।
अब क्या होता है, अगर आपने शेयर परचेज़ करे तो जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं उनके शेयर्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है, आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी मार्केट में, या जो जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, है ना। स्टॉक एक्सचेंज में जाके आप कभी भी उसको क्या कर सकते हो, बेच सकते हो जब आपको पैसे की ज़रूरत है। तो फ्लेक्सिबल होता है। तो पहले तो ऑफलाइन काम होता था, अब तो ऑनलाइन होता है। अब तो टाइम भी कुछ भी नहीं लगता है ना, बिल्कुल सेकंड्स में काम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। जब आपको पैसा चाहिए तब आप बेच दो, जब आपके पास पैसा है तब आप ख़रीद लो। उसके बाद क्या है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्क का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आप किसी बिज़नेस में पैसा लगाते हैं तो बिज़नेस में तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है आपका। तो अब क्या है, जो शेयर होल्डर्स हैं, ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो एक ही बिज़नेस में पैसा लगाए। वो क्या कर सकता है, 10 अलग अलग कंपनीज़ में वो पैसा लगा सकता है, जितना उसके पास टोटल पैसा है। तो जो रिस्क है वो बंट जाएगा, क्योंकि देखिए एक कंपनी है, मान लीजिए उसमें कितने शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, अब वो जो रिस्क है उस कंपनी का, तो वो उतने शेयर होल्डर्स के बीच में वो बंट गया। तो रिस्क कितना, आपके हिस्से तो उतना ही रिस्क आया ना जितने आपने शेयर्स परचेज़ किए। वरना अगर सोल ट्रेडर के केस में होता तो सिर्फ एक ही पर्सन था, जो लॉस हुआ तो वो जो सारा लॉस है वो उस एक ही पर्सन को झेलना पड़ता। आगे है पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, देखिए पब्लिक कॉन्फिडेंस कैसे है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो अकाउंट्स होते हैं उसको पब्लिश कराने पड़ते हैं एनुअली। ठीक है, लॉ ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं कि किस तरीके से इनको एनुअली अपने फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो पब्लिश कराने पड़ते हैं। और तो इसलिए क्या है, पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस बना रहता है इस चीज़ का कि चलो इनके जो अकाउंट्स हैं, इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हम चेक कर सकते हैं जब कंपनी उसको पब्लिश करेगी। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं ना उसको ऑडिटिंग कराना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, जो ऑडिटर ऑडिट करता है तो फिर वहाँ से भी कहीं ना कहीं ये होता है ना कि हाँ, जो ऑडिटर है अगर कुछ गलती या कुछ फ्रॉड अगर कंपनी कर रही है तो वहाँ पे पकड़ में आ जाएगा वो फ्रॉड। तो ऑडिटिंग हो गया, और एक ये जो पब्लिश करती हैं कंपनीज, इनकी वजह से क्या होता है, पब्लिक में कॉन्फिडेंस बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अपॉइंटमेंट ऑफ एबल एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। इसमें क्या होता है, देखिए कंपनीज़ के पास ना अच्छा खासा पैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने वहाँ पे पैसा लगाया होता है अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो उनके पास अच्छे खासे फंड्स होते हैं कि वो एक अच्छे एबल और एक्सपीरियंस स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्टाफ अगर आपको चाहिए तो उनको अच्छी सैलरी भी देनी पड़ेगी। अच्छी सैलरी देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो कंपनीज़ के पास ये रिसोर्सेज, ये जो पैसा है वो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है स्टिमुलस टू स्मॉल सेविंग्स। अब देखिए आपके पास ऑप्शन होता है कि मान लीजिए 5,000 का एक शेयर है, तो आप सिर्फ चाहे एक ही शेयर खरीद लो। ठीक है, या फिर कई बार 100 रुपये का है, 500 रुपये का शेयर है, तो आपकी मर्ज़ी है। जैसी जितनी आपकी सेविंग्स हैं आप उतनी ही लगा दो जाके। कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट है कि आपने इतना ज़्यादा पैसा आपने लगाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जितनी सेविंग्स आपके पास हैं उस हिसाब से आप जाके पैसा लगा दो। तो छोटी छोटी सेविंग्स भी हो जाती हैं आपकी, साथ में अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो एज अ डिविडेंड या फिर एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप डिबेंचर्स परचेज़ करते हैं तो क्या आपको इंटरेस्ट मिलता है, शेयर परचेज़ करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है। तो साथ में आपकी इनकम भी हो जाएगी और आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, स्टिमुलस टू इंडस्ट्रियल रिसर्च। देखिए इंडस्ट्रीज़ में ना रिसर्च चलती रहती है। अब जो नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, एक प्रोडक्ट आया कोई, उसके बाद उसमें बहुत सारी इन्वेंशंस होती रहती हैं, है ना। उसकी पैकिंग मान लीजिए नहीं आई, जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ चेंजेस हो गए। तो पहले कुछ प्रोडक्ट होते थे, उसके बाद और ज़्यादा इन्वेंशंस करके और बेटर प्रोडक्ट लेके आए, और ज़्यादा इन्वेंशंस हुई और बेटर प्रोडक्ट आए। तो बेटर प्रोडक्ट कैसे आते हैं, रिसर्च से आते हैं। अब रिसर्च करोगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, कैसे आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, कैसे आप और ज़्यादा अच्छे से कस्टमर को वैल्यू दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास फ़ंड होगा तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे, और कंपनीज़ के पास फ़ंड होता है क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा लगाया होता है। तो यही कह रहे हैं कि
रिसर्च ये कर सकती हैं कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो इनके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की। इनके पास ये क्या करते हैं, ये पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो पब्लिक से जितना पैसा आएगा उतना पैसा ये बिज़नेस में लगाएंगे, ठीक है। तो जितना पैसा इनको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, तो ये और ज़्यादा शेयर्स क्या कर देते हैं कंपनी को, सॉरी, ये जो पब्लिक है उसको ऑफ़र कर देते हैं और फिर वहाँ से पैसा आता है। तो इनको जैसे जैसे ग्रोथ अपनी उसकी ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी की करनी है तो वो पैसा मंगवा के वो ग्रोथ ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई इसके एडवांटेजेस। आगे हम करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं कंपनी की। अब देखिए किसी भी चीज़ की एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होती हैं। तो क्या है कंपनी की डिसएडवांटेजेस? फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन, यानी कि बनने में ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फॉर्मेशन में कैसे प्रॉब्लम आती है? काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। मतलब जो एक कंपनी बनानी है ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और वो बन गई। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराने पड़ते हैं। पहले तो आपके पास आइडिया होना चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड हम कंपनी बनाएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। क्योंकि जो लोग ऐसे ही थोड़ी ना पैसा लगा देंगे कंपनी में, तो वो कुछ देखेंगे भी। तो स्टार्टिंग में फ़ंड आप कहाँ से लाओगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका लगेगा। और कई बार तो क्या होता है कि जो कंपनी है वो स्टार्ट भी आपने कर दी लेकिन वो आइडिया ही आपका फ्लॉप हो गया है, लोगों ने पैसा ही नहीं दिया आपकी कंपनी को। तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बनने में ही कई बार स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। आगे है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बाय प्रोमोटर्स। सॉरी, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बाय प्रोमोटर्स कैसे होती है? जो प्रोमोटर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो कि आइडिया लेकर आते हैं कंपनी का, ठीक है। कंपनी का उनके माइंड में कुछ आइडिया आया, उसके बाद उन्होंने कंपनी स्टार्ट की। तो वो जो स्टार्टिंग वाले पर्सन्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोमोटर्स होते हैं। तो कई बार क्या होते हैं, प्रोमोटर्स लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। फ्रॉड भी बहुत सारे आते हैं कंपनीज़ के नाम पे कि हम कंपनी बना रहे हैं, ऐसे कंपनी बनाएंगे, ये आइडिया लेके आए, वो आइडिया लेके आए, लोगों को बहलाकर फुसलाकर उनका पैसा इकट्ठा किया और भाग जाते हैं। भाई फ्रॉड भी कर देते हैं बहुत सारे प्रोमोटर्स, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट टू स्पेक्यूलेशन। देखिए स्पेक्यूलेशन क्या होता है? सट्टेबाजी बहुत चलती है। क्योंकि अब आपको पता है कि जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, है ना। स्टॉक एक्सचेंज में उनको कभी भी आप ख़रीद दो, कभी भी आप बेच दो। तो जो मैनिपुलेशंस बहुत चलती हैं। अब एनुअली जब कंपनी अपने अकाउंट्स को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब पब्लिश कराती है तो उसमें किस तरीके से अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया गया है आम जनता को कुछ नहीं पता होता इस चीज़ के बारे में, ठीक है। वो कुछ अंदर के लोग होते हैं ना, उन्हीं को पता होता है कि ये अकाउंट्स में कैसे हेरा फेरी की गई है, किस तरीके से चीज़ों को बढ़ाकर चढ़ाकर दिखाया गया है, और वो चीज़ें फिर बाद में ही सामने आती हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, इस तरीके से अकाउंट्स को बनाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है कि पब्लिक को लगता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छी कंपनी है, इसके फ्यूचर में शेयर्स की जो वैल्यू है बढ़ेगी, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है, फिर स्पेकुलेशन इसमें चलता है बहुत ज़्यादा। आगे हमारे पास है एक्सेसिव लीगल इंटरफेरेंस। लीगल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती क्यों है लीगल इंटरफेरेंस? ताकि जो शेयर होल्डर्स का पैसा जो है वो प्रोटेक्ट कर सके उस चीज़ को। गवर्नमेंट भी इस चीज़ में क्या करती है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती है, ठीक है। क्योंकि शेयर होल्डर्स का पैसा, ताकि जो प्रोमोटर्स है वो लेकर भाग ना जाएं, पर फिर भी भाग जाते हैं कहीं, तो ठीक है। तो कंपनी लॉ बोर्ड है, उसके हिसाब से उसके अंडर बहुत सारे उन्होंने रूल्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है लीगल फॉर्मेलिटीज़ इनको पूरी करनी पड़ती हैं। अगर वो कुछ भी पूरी नहीं हुई तो बाद में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए बोला, और इसमें ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने में। अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना है, आप खुद ही देख लो, जो आपकी फैमिली के लिए कोई आपने आईडी वगैरह बनवानी है, कुछ करवानी है, तो कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। और ये तो एक कंपनी बनानी है, कंपनी बनाने में जब फिर कहीं ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, ये है वो है, तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है।
आगे है लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी कैसे है? अब देखिए कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी क्या होता है कि उनको एनुअली अपने अकाउंट्स जो है पब्लिश कराने पड़ते हैं। तो ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आपकी सीक्रेसी तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। ठीक है, क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि कंपनी हैज़ टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एनुअली एंड फाइल कॉपीज़ ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को भी आपको उसकी कॉपी देनी पड़ेगी, आपको पब्लिश भी कराने पड़ेंगे अकाउंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो फिर जब सारी चीज़ें पब्लिक हो गई तो फिर सीक्रेसी तो कहाँ ही रह गई। ठीक है, आगे है डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा लेट कैसे हो जाता है? क्योंकि कंपनी को कई बार क्या होता है, देखिए रेजोल्यूशंस पास करने पड़ते हैं कई बार, है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन है, या जो इस तरीके से जो रेजोल्यूशंस पास करने पड़ते हैं, मीटिंग्स रखनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम, वो भी उसकी प्रॉपर टाइमिंग होती है, कितने टाइम में आपने कितनी मीटिंग्स रखनी है। ठीक है, क्रेडिटर्स की अलग मीटिंग हुई, शेयर होल्डर की अलग मीटिंग हुई, डायरेक्टर की अलग मीटिंग हुई, तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। तो एक डिसीजन लेने के लिए बहुत टाइम हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि देखिए मान लीजिए मीटिंग हुई, मीटिंग के लिए पहले तो सभी को आप शेयर होल्डर्स की अगर मीटिंग करनी है तो पहले तो आप सबको क्या दोगे, कुछ पीरियड होता है कि इतने पीरियड के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, इतने दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, सभी शेयर होल्डर को आप फिर वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि इस दिन मीटिंग है, इस प्लेस पर है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं इन चीज़ों में, डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले हो जाता है। आगे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। अब ये कैसे हो जाता है? जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो अलग अलग हाथों में होती है। अब देखिए शेयर होल्डर्स तो इतने ज़्यादा होते हैं, बहुत दूर दूर से वो होते हैं, तो वो नहीं मैनेज कर सकते। तो वो क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है भाई डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के फेवर में ही काम करेंगे, तो डायरेक्टर्स कई बार क्या होते हैं, फ्रॉड कर देते हैं। ठीक है, वो फ्रॉड फिर बाद में ही पता चलते हैं। वो पैसा जो शेयर होल्डर्स का होता है वो कहीं ना कहीं अपने पर्पस के लिए उसको वो यूज़ करते रहते हैं, वो चीज़ें फिर बाद में सामने आती हैं। तो शेयर होल्डर्स तो एक्सप्लॉइट हो गया ना, शेयर होल्डर का जो शेयर होल्डर के साथ तो धोखा ही हो गया ना। आगे फिर करप्शन भी बहुत होता है। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ होती हैं तो वो क्या करते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा देती हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ उन कंपनीज़ के हिसाब से जो है वो देश में कुछ रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस लाते हैं, पॉलिसीज़ में चेंजेस लाते हैं। तो यहाँ पे जो करप्शन है वो भी कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो करप्शन भी, तो ये कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थी कंपनीज़ की। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। उसके